नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और इस वक्त बात लव जिहाद और उसके खिलाफ बने कानून और उसके बाद जो मामले दर्ज हुए हैं। लव जिहाद करने वालों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। लव जिहाद कानून बनने के बाद, लागू होने के बाद बरेली में 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से एक है आरोपी ताहिर हुसैन, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी मिली थी और उसके बाद पहला मामला बरेली में रजिस्टर्ड हुआ। दूसरा केस भी बरेली से ही आया। उन्हीं में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ताहिर पर आरोप है कि उसने अपना नाम बदलकर एक लड़की के साथ दोस्ती की, शारीरिक संबंध बनाया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसकी सच्चाई सामने आई। तब उसने बताया कि दरअसल वो है कौन, उसकी असली पहचान क्या है। धर्म परिवर्तन का दबाव लड़की पर बनाता रहा और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो बताया ये भी जा रहा है कि ताहिर के परिवार वालों ने उस लड़की के साथ मारपीट की है, लात मारकर बकायदा उसका गर्भ गिरा दिया गया। ये आरोप लड़की और लड़की के परिजनों ने ताहिर और ताहिर की फैमिली पर लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पहला मामला उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बने कानून के बाद पहला मामला बरेली में दर्ज हुआ और एक ताजा मामला भी बरेली से ही सामने आ रहा है। एक और केस लव जिहाद का बरेली में ही दर्ज हुआ है, जिसमें लड़की से अपनी पहचान छुपाकर लड़के ने दोस्ती की, संबंध को आगे बढ़ाया, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। और एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में थाना इज्जत नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें एक ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति है। इसके साथ ही इसके अन्य घर के लोग भी हैं। टोटल इसमें कुल 4 लोग हैं। ताहिर हुसैन को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की इसमें क्या भूमिका है, जो साक्ष्य और सत्यता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। तो यहां पर पुलिस ने ताहिर को तो गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के परिजनों को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये पूरा वाकया क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये पूरी कहानी समझिए कि कैसे ये लड़की ताहिर के झांसे में आ गई। ताहिर ने एक लड़की को अपनी जाल में किस तरह से फंसाया ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ताहिर ने कुणाल नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया। उसी नाम से वो लड़कियों से दोस्ती करने लगा। इसकी जाल में बरेली की एक लड़की फंस गई, जिसके बाद ताहिर ने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। लड़की प्रेग्नेंट हो गई और जब लड़की ने उस पर शादी का दबाव बनाया, जब लड़की ने शादी की बात कही, तब ताहिर ने खुलासा किया कि दरअसल कुणाल उसका नकली नाम है, वो तो ताहिर है। आरोप यह भी है कि ताहिर के घर वालों ने मिलकर लड़की के साथ मारपीट की है, जिसकी वजह से लड़की का मिसकैरेज भी हुआ। लड़की के परिजनों ने यह मुकदमा दर्ज कराया। लव जिहाद पर कानून बनने के बाद पहला मुकदमा बरेली में दर्ज हुआ, जिसमें अब आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हो गई है। नौकरी करती हूँ। पहले भी इस तरह की वहाँ पे ये लड़का मुझे मिलता था रास्ते में, पता नहीं कहाँ से नंबर ले लिया इसने। मेरे को फ़ोन वोन करता था, घर तक मेरे को छोड़ने आता था कभी कभी। तो फिर मेरे घर में एक दिन ज़बरदस्ती घुस गया था ये। फिर ज़बरदस्ती की मेरे के साथ, फिर बोली, मैंने कहा पुलिस में शिकायत करूँगी, तो इसने मना किया। बोला परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे से शादी कर लूँगा। फिर इसने शादी भी कर ली मंदिर में जाके मेरे से। उसके बाद में फिर रहने लगा मेरे साथ, मतलब कभी कभी रातों को आता था और सुबह मतलब चला जाता कि मुझे काम है, पता ही नहीं लगा था। उसके बाद में फिर इसने शादी करने के बाद में फिर कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद में फिर उसने बोला कि वो दवाई वही खा लो। मैंने कहा ऐसा क्यों, मैं नहीं खा सकती। तो मेरे को जिद करने लगा। फिर मैंने कहा जब हम लोग अब साथ में रहते ही हैं तो जब बच्चे तो उसका भी तो भविष्य देखेंगे ना। तो बोलने लगा अभी मतलब नहीं कर सकता, मैं खर्चा नहीं उठा सकता, इतना बोलता था वैसे। फिर मैंने कहा तो ये मैंने अपनी हकीकत बताई कि मैं कुणाल शर्मा नहीं हूँ, मैं ताहिर हुसैन हूँ, बाप का नाम जाकिर हुसैन। तो मैं गुस्सा भी हुई थी। फिर ये बोला अच्छा अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो वो अपना धर्म बदलना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश शर्मा बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, बरेली में ही पहला और दूसरा दोनों मुकदमे लव जिहाद कानून के उल्लंघन को लेकर के दर्ज हुए। पहले में गिरफ्तारी भी हो गई है, दूसरे मामले के बारे में बताएं जरा। देखिए, ये पूरा मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक लड़की के साथ में लव जिहाद जैसी दूसरी घटना सामने आई। एक ताहिर नाम के शख्स ने खुद को कुणाल शर्मा कहकर एक युवती से दोस्ती की और फिर उसके साथ में
जो है प्रेम संबंध आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं कि वो लड़की 2 माह की गर्भवती हो गई। जैसे ही उसने शादी का दबाव बनाया तो उसके बाद उसने उसके साथ मारपीट की और गर्भपात की वारदात को अंजाम दिया। और तब जाकर उसने बताया अपने बारे में कि वह कुणाल नहीं है, वह ताहिर है। जिसके बाद उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं इस पूरे मुकदमे में। और उधर इस घटना के बाद पुलिस अफसरों का कहना है कि ये मामला लव जिहाद का नहीं बल्कि दुष्कर्म और गर्भपात का है। लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उससे कहीं न कहीं ये लगता है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता था ताहिर। और यही वजह है कि उसने पहले अपना नाम कुणाल शर्मा बताया और फेसबुक आईडी भी उसने कुणाल शर्मा के नाम से बनाई हुई थी। और जो एक भोली भाली लड़की को गुमराह करके उसके साथ प्रेम संबंध बनाए और फिर बाद में उसका गर्भपात भी करा दिया। अब फिलहाल इस पूरे मामले में हरीश, अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि न सिर्फ आरोपी लड़का बल्कि पूरी फैमिली उसका साथ देती है। आप बने रहे हमारे साथ। राजेश पांडे, डीआईजी बरेली रेंज, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बरेली में ही 2 मामले दर्ज हो चुके हैं लव जिहाद पर कानून आने के बाद, और पहले मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है आरोपी की। लेकिन अब बहुत मुश्किल होगा ऐसे मामलों को, आपको क्या लगता है ऐसे मामलों को साबित करना कितना मुश्किल होगा? पहली एफआईआर हुई थी देवरनिया थाने वाली, वो नॉन केस था। पहले इन लोगों का कुछ हुआ होगा, इन लोगों ने आपस में बैठ के कहीं समझौता किया होगा। और फिर जब वो लड़के ने दबाव बनाना शुरू किया तो लड़की के पिता टीकाराम वो एक एप्लीकेशन के साथ आए और उन्होंने बताया कि साहब इस तरह से जाति हो रही है और दबाव डाला जा रहा है। फिर ये एफआईआर हुई। क्योंकि तब तक अधिसूचित हो गई थी ये उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम, वो लिख लिया गया। जो दूसरे मामले की आप बात कर रहे हैं जी, ये एफआईआर पहले हो चुकी है 27 तारीख को। तब तक अधिनियम अधिसूचित नहीं हुआ था। तो इसलिए वो उस अधिनियम में वो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं जो थाना इज्जत नगर से रिलेटेड है। जी राजेश जी, तो ये मामला पहले का है, अध्यादेश बाद में आया, कानून बाद में बना, तो क्या अब इस पर और मामले लगाए जाएंगे या फिर वो सिर्फ धोखाधड़ी का मामला होगा? वो तो धोखाधड़ी का मामला है, वो भी बहुत ही गंभीर धाराओं में है, बहुत अधिक सजा वाली धाराओं में है, वो चल रहा है, उसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। लेकिन जो उसके बाद जो अधिसूचना जारी हुई है, जो महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा अधिसूचित किया गया, उसके बाद हम उसी में लगा पाएंगे। क्योंकि फिर वो बाद में कोर्ट में चैलेंज होता है कि साहब ये बाद में लगाया गया, तो हम वो सब चक्कर नहीं पालना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि जो अपराधी है उसको इस अधिनियम के तहत, इसमें चूंकि सजा के बहुत कड़े प्राविधान हैं जी, तो हम इसी अधिनियम के तहत उसके बाद के जितने मामले इस तरह के आएंगे उसमें जरूर हम। राजेश जी, जो आरोप परिजनों की ओर से, लड़की की ओर से लगाए गए हैं, जो धाराएं आरोपी और उसकी फैमिली के खिलाफ है, उन धाराओं के तहत ही कितने तक की इनको सजा हो सकती है और फैमिली को किस तरीके से, क्योंकि एक ऐसा भी नजीर होना चाहिए, मिसाल होना चाहिए कि ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलता है कि आरोपी लड़का तो होता है, उसकी फैमिली भी उसका साथ देती है, लड़की सिर्फ परेशान होती रहती है, प्रताड़ित होती रहती है, तो एक ऐसा नजीर जाना चाहिए। देखिए, आप सहमत होंगे कि बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही कड़ा कानून अब की बार आया है जी, और इसका असर अभी धीरे धीरे आपको सब पर दिखाई देगा। इस बार ऐसा नहीं है कि लड़की को आप बार बार भटकना पड़ेगा और आरोपी के परिवार वाले उसकी मदद करके उसे किसी तरह बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। और बहुत ही जो प्रावधान है उसके कड़ी, जो 7 साल से कम की सजा नहीं है, इसमें 7 साल की 10 साल तक की सजा है। तो इसलिए इसमें न तो अरेस्ट को कोई बचा पाएगा और अगर उसके पीड़िता के बयान। राजेश जी, धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और जैसा कि आप भरोसा दिला रहे हैं कि इसमें इंसाफ पीड़ित को जरूर मिलेगा, पीड़ित फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा और एक ऐसी कार्रवाई यूपी पुलिस की ओर से होगी जो कि नजीर बने। तो फिलहाल शादी का झांसा देकर पहले लड़की से शारीरिक संबंध बनाया, फिर प्रेग्नेंट हो गई लड़की। जब शादी की बात सामने आई तब उसने अपनी हकीकत सामने रखी। हालांकि राजेश, जो कि डीआईजी बरेली रेंज, उन्होंने बताया कि ये लव जिहाद
का कानून इस पर नहीं लगेगा क्योंकि ये मामला पहले से ही दर्ज है। लेकिन जो धाराएं आरोपी और उसकी फैमिली के खिलाफ लगाई गई हैं वो धाराएं भी बहुत ही मजबूत हैं और कड़ा एक्शन, कड़े सजा का प्रावधान उसमें भी है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी सख्ती के साथ इस पर काम कर रही है। हर हर महादेव। मोदी जी का स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हर्षोल्लास का समय है, मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग को बहुत सम्मान पूर्वक अच्छा लगता है। देश के प्रधानमंत्री जी इस मौके पे कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे आए हुए हैं। शिव जी की नगरी है, इसको जो है एक भव्य रूप प्रदान करें। प्रधानमंत्री जी के आने से सब डर चला गया है मैम। कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग स्नान करने आए हैं उन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी को भी देखने का, सुनने का मौका मिलेगा। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के उस अस्सी घाट पर खड़ा हूँ। पूरे ये करीब 11.5 किलोमीटर के अर्धचंद्राकार घाट बिल्कुल स्वर्ग की मानित नजर आएंगे। स्वागत के लिए काशीवासी न सिर्फ पलक पावड़ी बिछा के इंतजार कर रहे हैं बल्कि फूलों से स्वागत भी किया जाएगा उनका। करोड़ देवी देवताओं ने काशी में आकर महादेव की चौखट पर देव दीपावली मनाई थी। जो घाट मेरे पीछे देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जहां पर गंगा आरती होनी है। जी हाँ, इंतजार के पल अब कम होते जा रहे हैं। पीएम मोदी 1 घंटे में वाराणसी पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अपने दौरे में पीएम 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर का रास्ता हवाई मार्ग से और 40 किलोमीटर सड़क मार्ग से तय करेंगे। पीएम मोदी पिछली बार फरवरी में यहां पर आए थे वाराणसी, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का वाराणसी का ये 23वां दौरा है। इससे पहले 22 बार वो अलग अलग मौकों पर वाराणसी आ चुके हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं। पीएम 6 लेन हाईवे का उद्घाटन आज करेंगे सबसे पहले और उसके बाद शाम 5 बजे दीप जलाकर देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। यहां पर वे पर्यटन विभाग की तरफ से तैयार की गई एक वेबसाइट का भी लोकार्पण करने वाले हैं। राजघाट में 5000 पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी वाराणसी पहुंच चुके हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह देव दीपावली के मौके पर ट्वीट कर पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, अत्याचार के अंत एवं सदाचार की विजय की पावन प्रतीक देव दीपावली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। मोक्ष की नगरी में देवताओं का महापर्व देव दीपावली सभी देशवासियों के मन को सद्भावना, समन्वय और उत्साह के आलोक से आलोकित करे। बाबा विश्वनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। न्यूज 18 आपको पूरे वाराणसी में अलग अलग घाट की तस्वीर दिखा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। उपेंद्र, राजघाट पर आप मौजूद हैं, यहां पर भी प्रधानमंत्री यहां से भी उनका क्रूज गुजरेगा और किस तरह की तैयारी इस वक्त राजघाट पर देखने को मिल रही है? बस 1 घंटे बाद ही वाराणसी की जमीन पर होंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए पहुंच गए हैं और करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी पहुंच जाएंगे और क्रूज लगकर सज चुका है। अवधूत भगवान राम घाट, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, कि वहां पर क्रूज लग गया है और वहीं से क्रूज पर खजूरी की जनसभा के बाद पीएम मोदी सवार होंगे और यहाँ के राजघाट से सटे हुए लगाए जितने भी घाट हैं उनको सजा दिया गया है। छतों से सिक्योरिटी हो रही है, भले ही लोगों को रोका नहीं जा रहा है लेकिन हर छत से जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं और यहाँ पर युवा झूम रहे हैं डमरू की थाप पर। और इंतजार कितनी देर, कुछ पल कर रखा है माथे पे चंदन अंदन, क्या है मिजाज आज? मिजाज तो आज काशी का कुछ ऐसा है कि शाम को नजारा देखने लायक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चंदन के तरह ही आज दीपक घाटों पे सजेंगे और अपने मोदी जी का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है बनारस। कहते हैं मस्त है, मलंग है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मगर बनारस नहीं बदलेगा। तो आज वही बनारस अपने पूरे यहाँ पर वाराणसी में आप देख रहे हैं
लोगों का उत्साह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के इंतजार में वाराणसी के लोग और बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग पहुंचे, चूंकि कार्तिक पूर्णिमा और ऐसे मौके पर यहां पर गंगा स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं। दूसरे प्रदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी सुन सकेंगे आज वो वाराणसी में मौजूद रहकर। और डमरू के आवाज के साथ पीएम के स्वागत की तैयारी है। बाबा विश्वनाथ, उन्हें डमरू बेहद प्रिय है। डमरू की आवाज आप सुन रहे थे और ये सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो यहां पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले पहुंचे। अनामिका इस वक्त हमारे साथ दशाश्वमेध घाट से जुड़ी है। अनामिका, यहीं पर भव्य आरती होगी और इस भव्य आरती को इस बार प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद होंगे, वो भी देखेंगे। और देखिए, मैंने कहा भव्य आरती, महाआरती की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए आप मेरे ठीक पीछे कि अब जैसे जैसे जो स्नान करने वाले, कार्तिक पूर्णिमा का चूंकि आज मौका था, साल में शाही स्नान होता है एक, जहां पर ये माना जाता है कि भाई आप एक दिन के स्नान से पूरे साल का पुण्य कमा सकते हैं। तो वो स्नान खत्म होने को है लगभग अब घाट को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन घाट को खाली करवाने के साथ साथ आप देखिए कि जो शाम को महाआरती होनी है उसको लेकर तैयारियां लगभग हलचल शुरू हो चुकी है। चूंकि लंबा समय लगेगा, यहाँ पे मेजे लगेंगे, इसके बाद फूलों से डेकोरेट किया जाएगा। जो रेलिंग दिख रही है आपको उसको भी सजाया जाएगा। ठीक सामने जो बोर्ड देख रही हैं आप, वो देखिए जी, गंगा सेवा निधि की जो बोट है, ये देखिए यहाँ पर इंडिया गेट का जो प्रतिबिंब बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब अवलोकन करेंगे पूरे घाटों का तो वो यहाँ पर भी आएंगे। और ठीक जमीन के साथ साथ पानी में भी हलचल देख पा रही होंगी आप, जहां पर वाटर बोट के जरिए निगरानी की जा रही है पुलिस की ओर से, एसपीजी की ओर से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से। तो एक तरफ सिक्योरिटी के लिहाज से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं जो ग्रैंड इवेंट है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर साल देव दीपावली के मौके पर शहीदों को भी याद किया जाता है। यहाँ पर इंडिया गेट एक मॉडल उसका तैयार किया जाता है और वहीं पर शहीदों को याद किया जाता है। वो इस बार भी शहीदों के नाम देव दीपावली को, और सप्त ऋषि के रूप में यहाँ पर लड़कियां और लड़के होते हैं जो कि आरती में शामिल होते हैं। प्रतीक इस बात का कि देवता जो है वो खुद यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं। दिनेश पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त खजूरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, मनोज हमारे साथ हैं खजूरी से। मनोज, सबसे पहले यहीं पर आज पीएम मोदी जो हैं वो माफ कीजिएगा, मनोज पटेल सारनाथ से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, सारनाथ भी पहुंचने वाले हैं पीएम? देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो देर शाम 7:45 के आसपास प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध की नगरी सारनाथ में पहुंचेंगे और यहाँ पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का जो है वो अवलोकन करेंगे और देखेंगे और बुद्ध की कहानी को जो है वो लाइट एंड साउंड के जरिए जो है पूरी समझने की कोशिश करेंगे। जिस पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां करीब सभी तरह की पूरी कर चुकी गई है। पीएम के आने वाले सभी रूटों को जो सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्स लगा दी गई है। और प्रधानमंत्री जिस गेट से लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के लिए सारनाथ में एंट्री करेंगे, उस गेट को भी बाकायदा जो प्रशासन है यहाँ सैनिटाइजेशन कार्य करा रखा है। और एसपीजी जो है चप्पे चप्पे पर मूवमेंट को देख रही है। बिना एसपीजी के परमिशन के जो है पीएम के जो मुख्य कार्यक्रम है लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का, वहाँ पर कोई जा नहीं पाएगा। बाकायदे उसके लिखा पढ़ी में होगा, प्रोटोकॉल में जो मेंटेन होगा वही होगा। मीडिया भी जो है स्थानीय उसको भी बाहर रोड पर कर दिया गया है। बिल्कुल मनोज, आप निगाह बनाए रखें। जब यहाँ पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री आपके पास आएंगे और तस्वीरें भी लेंगे और देखेंगे, हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह का भव्य नजारा पूरे वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार यूपी को निवेश का हब बनाने में जुटी है और यही वजह है कि लगातार सरकार का फोकस निवेश पर है। सीएम योगी 2 दिसंबर को मुंबई दौरे पर जा रहे हैं, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की ऑफिशियल लिस्टिंग होगी। इसी महीने 200 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड लखनऊ नगर निगम ने जारी किया था, जिसकी अब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीएससी में लिस्टिंग होने वाली है। इसे नगर निकायों की आर्थिक दशा को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर शहर के निवासी वेंकट लक्ष्मी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनके क्षेत्र में सेप्टिक टैंक उपचार और सफाई सुविधाओं का अभाव था। ये सोचकर कि ये एक व्यवसाय हो सकता है, उसने ट्रकों की एक श्रृंखला खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए, उन्हें आकर्षक बनाने के लिए ट्रकों को चित्रित किया, ड्राइवरों को काम पर रखा और अपने बिजनेस को विज्ञापन दिया। आज उनका ये व्यवसाय फल फूल रहा है और वो नरसापुर की नगरपालिका के लिए सैनिटेशन वेंडर बन चुकी हैं।
సెప్టిక్ ట్యాంక్ అండి. ఏ ఊరండి సార్? అలా నర్సాపూర్లో 25 సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నానండి. నర్సాపూర్లో మా బండి ఉందండి సెప్టిక్ ట్యాంక్. అలా ట్యాంకీ నిండిపోతే ఫోన్ చేస్తా. మీది ఏ ఊరండి? సిమెంట్ ట్యాంకా వరల ట్యాంకా అని చెబుతాం. మేము ఫోన్ ద్వారాగా బండి పంపిస్తాం. మేము చేసే వ్యాపారం అని. అది సెప్టిక్ ట్యాంక్ లేకపోతే మాన్యువల్గా తీయించుకుని చాలా ఇబ్బంది, చాలా 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 చిరాకుగా ఉండి మొత్తం అలా రోడ్డు పక్కన పోసేసి చాలా చాలా న్యూసెన్స్గా ఉండేది. సెప్టిక్ ట్యాంక్ వచ్చిన బాగా శుభ్రంగా బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీని మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఎక్కువగా చంద్రబాబు చేయకుండా కంట్రోల్ చేసుకుని బాగా సర్వీస్ చేస్తుంది. దాని నుండి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జీవో 134 ప్రకారం మన మున్సిపల్ ఏరియాలో కొంతమందికి ఎంపానల్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో వెంకటలక్ష్మి గారు కూడా ఒకళ్ళు. Geo 134 coming in play, the desludging quantity will increase, the periodicity of desludging increases, and she is very well aware of it, and she wants to buy new trucks. Government of Andhra Pradesh is seriously looking at supporting such enterprises through National Urban Livelihood Mission. और अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्र छोटी काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में हो जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट्स में या फिर किसी और क्षेत्र में ही सही। वो शायद आपके आसपास भी हो या दूर कहीं पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो कि यंग जीनियस हो और जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आज ही आप रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप आप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।